दीजिएगा, कल तो क्लासेज होगी। क्योंकि लिखेंगे ना आप तो फिर आपके लेखन शैली में निखार आएगी, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली exactly जोड़ सकते हैं। आप कोई भी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक कहानी मैंने बताया था ना आपको, बुद्ध से, महावीर से, गांधी से, आप उसको अब्राहम लिंकन से रिलेट कर सकते हैं, आप नेल्सन मंडेला से जोड़ सकते हैं, आप अपनी कोई लोकल स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। वो तो और इम्प्रेसिव माना जाता है। यदि आप किसी स्थानीय मुद्दे को उठाते हैं, यदि वो मुद्दे आपको पता हो कि वो बिहार के पटल पर, बिहार के पूरे बिहार के परिदृश्य में, या बिहार की ऐसी कोई घटना जो राष्ट्रीय परिदृश्य को प्रभावित किया हो, यदि आप उस इंसिडेंस को लिख पाते हैं, उसका यूज कर पाते हैं आप अपने एस्से राइटिंग में, तो वो और बेहतर माना जाता है, ठीक है। बस आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए, आप कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये एक शैली है, एक स्किल है, जो आपको कहीं कोई नहीं सिखा पाएगा, किसी को कोई नहीं सिखाता है। ये एक स्वस्फूर्त होता है, यानी ग्रेजुअली वो बिल्डअप होगा, डेवलप होगा, जिसे आप बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, यानी क्षमता निर्माण। तो ये आपको खुद करना होगा, आप खुद करेंगे तो। हाँ, 700-800 वर्ड में लिखिए। हाँ, हम 2000 वर्ड में लिखवाए, हम अब कम कर देंगे। आप, हमने इसलिए ज्यादा लिखवा दिया आपको, कितने पॉइंट आपको रहेंगे, टोटल पॉइंट तो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट यदि आपको, एक टर्म होता है स्पीच लिट, क्या यही कोड बताया था ना मैंने आपको ऐसे में। ये हो गया आपको सोशल, ये हो गया पॉलिटिकल, ये हो गया इकोनॉमिकल, ये हो गया इन्वायरमेंटल, ये हो गया कल्चरल, ये हो गया हिस्टोरिकल, ये हो गया लीगल। ई का क्या होगा बताओ? सॉरी, टेक्नोलॉजिकल, बता रहा हूं मैं। टेक्नोलॉजिकल, आई बोले तो यस, इंटरनेशनल। आई मुझे ध्यान में, ठीक है। यदि ई भी रहता ना तो आप ई से एजुकेशन लेके चल सकते थे, ठीक है। अब हम लोग यूपीएससी देते हैं ना सिविल में, तो इससे यदि कोई बच्चा नहीं भी, मान लीजिए जनरली कहाँ ही पढ़ के जाते हैं इससे, राइट, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस लिख लेते हैं, 15-20 ऐसे लिख लिया, तो फिर इसे हटा दूं क्या, नहीं दिख रहा आपको? सोशल पॉलिटिकल, यानी हिंदी में बोलते हैं सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। चलिए, ये कोड तो याद था कम से कम आप लोगों को, गुड। पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, लीगल मतलब विधिक,
या कानूनी? अंतरराष्ट्रीय। टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी या प्रौद्योगिकी? तकनीकी या प्रौद्योगिकी। दुनिया का कोई भी निबंध हो, यदि गाय हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, भैंस हो गया, या क हो गया। आप साहित्य पढ़ेंगे ना, हिंदी साहित्य, तो उसमें बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। जैसे कोई भी अक्षर पे उन्होंने निबंध लिखा है, जैसे त, आपको बोल दे प, प फ ब भ, जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में, आपको बोल दे प पे निबंध लिखना है, य पे निबंध लिखना है। ऐसे ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने त पे निबंध लिखा, यानी निबंध की महत्ता को उन्होंने बताया। मैं वो बताना चाह रहा। अब त पे आप क्या लिख पाएंगे? यानी निबंध होता है कि हम जितनी दूरी तक सोच पाते हैं जो कुछ भी, वही हम अपनी रचनाओं में ना, यानी अपनी लेखन शैली में वही अभिव्यक्त होता है, वही एक्सप्रेस होता है। किसी व्यक्ति को जानना हो तो उसको, उसका सबसे सुंदर तरीका है कि उसका एक्सप्रेशन आप ले लीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन झलकेगा। जीएस में तो स्कोप नहीं है। जीएस में आप वही लिख पाते हैं ना, जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो भी मामला भी चल रहा था, तो काफी उसके सेक्शन सब न्यूज में है। तो उस पे आपको कहा जाए तो उससे आपकी मौलिकता, यानी आप जो, हम जो एक एज अ इंडिविजुअल एक कैरेक्टर है, तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, राइट। अब मेरा जो व्यक्तिगत जो स्वभाव है, गुण है, ठीक है, हम क्या सोचते हैं किसी चीज को के प्रति, मेरा क्या नजरिया है, क्या अप्रोच है, वो किसी ऐसे में झलकता है, ठीक है। तो इसीलिए निबंध की जो महत्ता है वो डे बाय डे बढ़ रही है, इसका यही रीजन है। और बिहार ने तो उसको स्पेसिफिक कर दिया, 3 पार्ट में डाल दिया इन्होंने। एक आपकी कोटेशन कोई ले लिया बिहार का, कोई लोकोक्ति ले लिया, एक कोई भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से इससे पूछा जाता है, और एक फिलोसफिकल यानी एथिकल। यहां बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि आप बना बना के लिखेंगे। आप बनावटी करेंगे चीजों को तो आप फंसेंगे, फिर एग्जामिनर जो जानना चाह रहा है वो जान लेगा, ठीक है। हाँ, समझ हो और ये टॉपिक आपको पता हो ना, कोई भी एस्से में उसके सामाजिक पहलू होंगे, राजनीतिक पहलू होंगे, आर्थिक पहलू होंगे, उस एस्से का इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी होगा, पर्यावरणीय पहलू भी होंगे, यस कमिंग राइट। उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स भी होंगे, सांस्कृतिक पहलू, ठीक है। ये टर्म तो कुछ ज्यादा ही अभी देश में न्यूज में है, ठीक है, तो आपको उधर नहीं जाना है, ठीक है। इससे से ये प्रदर्शित हो जाता है कि हमारा झुकाव किस ओर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब इंट्रो की क्लासेस थी एस्से की, यानी ये फिलोसफिकल एथिकल एस्से की, तो मैंने बताया था कि हमसे आपसे अपेक्षा की जाती है कमीशन के द्वारा कि हमारा आपका एक बैलेंस अप्रोच हो, एक संतुलित दृष्टिकोण हो। यदि संतुलित दृष्टिकोण नहीं रहेगा तो फिर हम न्यूट्रल होके, मैं आपको टर्म बताऊंगा, एक न्यूट्रलिटी, आप तो नेट न्यूट्रलिटी पढ़े होंगे पॉलिटी में, नेट तटस्थता। यहां मैं आपको न्यूट्रलिटी बताऊंगा, इम्पार्शियलिटी बताऊंगा कि कैसे हमको इम्पार्शियल होके काम करना है, यानी तटस्थ होकर के किसी के पक्ष में नहीं जाना है कि ये गोरा आदमी है तो इससे थोड़ा ज्यादा प्रसन्न होके इसके लिए काम करेंगे, नहीं, ये सांवले हैं तो इनके लिए अलग से काम करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ये हिंदू हैं तो इनके लिए ज्यादा कुछ सोच के करेंगे, ये सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, अन्य रिलीजन के लोग हैं तो इनको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ऐसा आपसे उम्मीद नहीं की जाती है, और एक किसी भी सिविल सर्वेंट से नहीं की जाती, ठीक है। अल्टीमेट वो चीजें अलग हैं
कि लेखन शैली में बहुत चीजें होती हैं जो प्रदर्शित नहीं होती हैं, लेकिन जो थोड़े स्मार्ट होते हैं वो तो आदमी तो करता ही है, नहीं वो तो एक इंसान का नैसर्गिक गुण है। लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सिविल सर्वेंट्स आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कंप्लीट तटस्थ रहिए। ठीक है, जैसे मैं एक नाम सुन रहा था, शायद वो सर एम विश्वेश्वरैया थे, जब उनको मद्रास में एक पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा था, नियुक्त किया जा रहा था, तो उन्होंने अपने टोटल फैमिली मेंबर को बुलाए थे। सर एम विश्वेश्वरैया साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एम विश्वेश्वरैया अपने सभी फैमिली मेंबर रिलेटिव्स को बुला करके एक बात बोले। उन्होंने बताया कि मुझे ये पोस्ट ऑफर किया जा रहा है, कोई पोस्ट था, मैं बता दूंगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बड़ा पोस्ट था मद्रास गवर्नमेंट में। कहा इस पोस्ट को हम तब होल्ड करेंगे, ये पोस्ट को हम तब लेंगे, यानी इस पद पे हम तब पदासीन होंगे जब मेरे कोई भी फैमिली मेंबर और मेरे कोई भी रिलेटिव हमसे किसी भी काम को लेकर के नहीं कहने आएंगे कि अरे आप तो अपने लोग हो, ये करवा दो। नहीं, यदि सभी लोग स्वीकृति दोगे तभी हम फिर इस पोस्ट को होल्ड करेंगे, इस पोस्ट को लेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आप एक समझ रहे हैं कि यानी उनकी ईमानदारी की, उनकी सोचने की क्या पराकाष्ठा थी, यानी एक्सट्रीम लेवल पे वो जाके सोच रहे थे चीजों को। राइट, तो ये तो हमारा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि जो सिविल सेवाओं के लिए सिविल सेवाओं के लिए, ये फैन चला दूं क्या, यदि दिक्कत ना हो आप लोगों को तो? आपको दिक्कत होगी? नहीं ऐसे ना बोलो, दिक्कत होगी तो फिर बंद कर देंगे। कौन सा है भैया? सिविल सेवाओं के लिए आधारभूत मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, मैं बता रहा था कि जब ऐसे हम लोग लिखते हैं तो 8-10 एस्से, 10-15 एस्से का प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस एग्जाम में चले जाते हैं तो एस्से के मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस जरूरी है, आप एस्से लिखा करो डेली। ठीक है, वही तरीका है बेस्ट। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सेवाओं के लिए जो आधारभूत मूल्य हैं, यानी जो बुनियादी मूल्य हैं। मूल्य मैंने बताया था आपको कि हर किसी चीज की मूल्य होती है, एक वैल्यू होती है। आप सब्जी खरीदते हो तो उसकी भी मूल्य होती है ना। एक इंसान की भी मूल्य होती है, मानवीय मूल्य होती है, यानी ह्यूमन वैल्यूज मैंने लिखवाया था। और मैं अपनी मूल्य कितना आंकता हूं तो 500 रुपया। जब इलेक्शन होता है तो मुझे 500 रुपया मिल जाता है, कह दिया जाता है कि इस पार्टी को वोट देना है, एक्स नाम के, यानी बुधई मेरा कैंडिडेट है एमएलए का या एमपी का, तो मैं उसे वोट कर देता हूँ 500 रुपये में। बस 500 रुपया में यदि वो कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से लाल पानी, उजला पानी, काला पानी दे देता है, तब तो और खुश होकर के और एक्साइटेड होके तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं तो बुधई हूँ और मेरे पास अगल बगल में 4-5 बुधिया भी हैं, मैं उनको भी लेके आऊंगा, तुम और कुछ रुपया मैनेज कर दो। इट मीन्स क्या है, यानी हमने अपने मूल्य को आंक लिए 500 रुपया में, 600 रुपया में, जबकि एक ह्यूमन वैल्यू डिजर्व करते हैं, धारित करते हैं डॉक्टर कलाम साहब, विवेकानंद, एम विश्वेश्वरैया, मैंने बताया उदाहरण उनका। ठीक है, तो वो लोग क्या थे कि वो मानवीय मूल्य के पराकाष्ठा पे थे, यानी औदात्य मूल्यों से लैस थे। औदात्य एक टर्म है, आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ये शब्द? औदात्य मतलब हुआ कि सर्वोत्तम,
यानी जो मानव का जो मूल्य है, यानी ये औदात्य मूल्य से लैस थे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि जब वो पीएम थे तो उनके लड़के सरकारी गाड़ी से, जो उनके फादर की गाड़ी थे, उस गाड़ी को वो यूज करके कहीं चले गए थे, मान लीजिए किसी दोस्त यार से मिलने। ठीक है, और ये चीजें शास्त्री जी को तब पता चली कि जब वो लोग खाना खाते थे, तो जनरली जब वो खाना खाते थे तो कहा जाता है कि अपने घर में सभी फैमिली मेंबर के साथ ही खाते थे, नीचे में बैठ के। तो शास्त्री जी ने पूछा कि जो, शायद रवि शास्त्री नाम था उनके लड़के का, रवि शास्त्री, ये क्रिकेटर नहीं कोई और थे। तो उन्होंने पूछा वो कहाँ है, तो स्टाफ ने बताया कि सर वो साहब घूमने गए हैं। फिर शास्त्री जी ने पूरी तहकीकात की कि कहाँ गया, किससे गया, कैसे गया। तो पता चला कि जो सरकारी गाड़ी जो शास्त्री जी को अलॉट हुआ था, उस गाड़ी से वो गए। तो जब वो आए, वेट किया गया उनका, क्योंकि लड़का का क्या परिवार में मान मर्यादा होता है आप लोग जानते होंगे, एक भौकाल भी तो वो टैट करते हैं घर में। तो शास्त्री जी ने वेट किया, शास्त्री जी ने कहा कि ठीक है उनका वेट कर लेते हैं, आने दिया जाए। जब वो आए तो चुपचाप खा लिया गया। शास्त्री जी ने अपने पीए को बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम मेजर कर लो, तुम पता कर लो कि कितना डीजल या पेट्रोल कितना एक्सपेंड हुआ है, और वो मेरे सैलरी से, जो सैलरी आएगी उससे डिडक्ट करवा देना। समझ गए? ये बातें भी बहुत बाद में रिवील हुई, बहुत बाद में लोगों को पता चला। नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के, लाल बहादुर शास्त्री, एक बड़ा रोल था उनका देश की, मतलब देश की समरसता को कायम रखने में। और आज तो आप देखते हैं कि कोई आदमी मुखिया बन जाता है, यानी लोकल लेवल पे कुछ पदाधिकारी बन जाता है, तो उसके बच्चे ब्लॉक में, सब डिवीजन में आके कहते हैं अधिकारी को मुझे नहीं पहचानते। यदि विधायक सबका बाल बच्चा हो गया तब तो उसका अलग ही भौकाल टैट रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मानवीय मूल्य था ना शास्त्री जी का, और हम क्या करते हैं कि हम अपनी मानवीय मूल्य को 50 रुपया बेच देते हैं। कोई आदमी मुझे चाय पिला देता है, हम उसका झंडा लेके सुबह शाम क्या करते हैं। मुझे कल किसी ने बताया, खैर वो सही नहीं रहेगा यहाँ के लिए। हाँ, मैं बहुत चीज कोशिश करता हूँ कि पटना में बताते वक्त थोड़ा सा मतलब मैनेज करके चला जाए चीजों को। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम अपनी मूल्य को 500 रुपया में बेच देते हैं, 200 रुपया में बेच देते हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आदमी की समझ होती है, समझ मतलब आप ये नहीं समझिए कि कोई बीए एमए पीएचडी कर लिया तो वो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। रूसो ने कहा कि शिक्षित व्यक्ति समाज का सबसे करप्ट व्यक्ति होता है। रूसो एक फिलोसफर हुआ, ठीक है। तो शिक्षा जब आपके आचरण में उतर जाए, आप कम ही पढ़िए, 10th ही पास करिए, क्या जरूरत है एमए पर कर लिए, दुनिया का बहुत करप्ट हो गए तो ऐसी डिग्री की क्या अहमियत है। हम 10th ही पास रहें लेकिन सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए एक रोल मॉडल के रूप में रहें, तो ये मैटर करना चाहिए। चलिए, तो ये हुआ औदात्य मूल्य। जब कोई मानव सर्वोत्तम मूल्य को धारित करता है तो उनको कहा जाता है कि ये औदात्य मूल्य से क्या थे, लैस थे। जैसे मदर टेरेसा। नहीं, इसमें पहला हम लोग देखेंगे इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा, जो शब्द चल रहा था। आप ये सब शब्द को जानेंगे तो आप फिलोसफिकल एस्से को, यानी एथिकल एस्से को आप अच्छे से लिख पाएंगे। आज तो आदमी वेट कर रहा होता है ना रिजल्ट का, कि रिजल्ट आ जाए। बस दरवाजे के सामने 7-8 लोग वेट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट आया तो वो उनके गार्जियन बता देते हैं। अब गार्जियन सीधे सीधे बात नहीं करते, गार्जियन का कोई एक मीडिएटर रखते हैं, वो कहते हैं ग्रुप डी का इतना कीमत है, 15 से 20 चल रहा है मेरे गांव में, वो बगल वाले का हुआ था। नहीं, यदि एसएससी पास आउट, ठीक है, मैंने देखा कि बीपीएससी का कोई प्री पास कर गया तो उसके यहाँ गाड़ियां लगनी शुरू, फिर मेंस भी जब कर लिया
तब और गाड़ियों की जो तादाद है और बढ़ी। यदि गलती से उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो लड़के के फादर कहते हैं कि एक 1 CR तो वो 62 तक चलता था, अब तो 70वीं आ गए। 1 CR समझ रहे हो ना, 1 करोड़। ठीक है। यूपीएससी वाले का तो अलग ही भोकाल टाइप, वो तो 2-2.5 करोड़, फिर कहेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको 3 BHK का बंगला दिया जाएगा। तो ये क्या है फिर? आपने इथिक्स पढ़ा, इंटीग्रिटी पढ़ा, एप्टीट्यूड पढ़ा फोर्थ पेपर में, क्या ही मतलब है फिर आपसे कहाँ ही उम्मीद की जाएगी कि आप एक न्यूट्रल होके वर्क कर पाओगे अपने। मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैं उस दिन बता रहा था आपको एथिक्स के बारे में, जब एस्से लिखवा रहा था, तो बहुत मुश्किल होता है आदमी को खुद को तटस्थ रख पाना, बहुत टफ है। लेकिन आदमी यदि चाहे तो वो रख लेता है। जैसे सत्यनिष्ठा में हम लोग यही चीज को पढ़ेंगे। लिख लीजिए एक आध टर्म, इसका डेफिनेशन लिखवाया था क्या मैंने? लिखिए। सत्यनिष्ठा के लिए अंग्रेजी शब्द, सत्यनिष्ठा के लिए अंग्रेजी शब्द से ही लिखिएगा आप लोग, पॉइंट फॉर्म में मैं लिखवाऊंगा। सत्यनिष्ठा के लिए अंग्रेजी शब्द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा, INTE। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा के लिए अंग्रेजी शब्द इंटीग्रिटी है, जो लैटिन शब्द, जो लैटिन शब्द जो लैटिन शब्द इंटीजर, जो लैटिन शब्द इंटीजर से, यहां भी ई होगा यार शायद, जो लैटिन शब्द इंटीजर से व्युत्पन्न हुई है। व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड। जो लैटिन शब्द इंटीजर, ये लैटिन शब्द है इंटीजर, जिसका इंग्लिश टर्म हुआ इंटीग्रिटी। ठीक है। इंटीग्रिटी जो ये सत्यनिष्ठा जो ये शब्द है, इसका मूल वर्ड है लैटिन का शब्द इंटीजर, जो लैटिन शब्द इंटीजर से व्युत्पन्न हुआ है, पूर्ण विराम, जिसका अर्थ संपूर्ण या पूर्ण होना है, जिसका अर्थ संपूर्ण यानी कंप्लीटनेस, जिसका अर्थ संपूर्ण या पूर्ण होना है, पूर्ण विराम। नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा से आशय, नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा से आशय ईमानदारी एवं अपरिवर्तनशील, यानी जो चेंज ना हो सके। नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा से आशय ईमानदारी एवं अपरिवर्तनशील दृढ़ नैतिक सिद्धांतों, दृढ़, दृढ़ समझ रहे हैं ना, यानी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, दृढ़ नैतिक सिद्धांतों का गुण रखने वाले व्यक्ति से है। इंग्लिश में एक टर्म है, अ मैन who has a strong conviction can do anything
यानी यहाँ जो ये शब्द है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, ये क्या है? यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति। यानी अ मैन हु हैज स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैन डू एनीथिंग। यानी जो आदमी की मजबूत इच्छा शक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था उम्मुल खैर की, एक लड़की है, वो हैंडीकैप्ड है, वो उसके दोनों पैर नहीं है उस लड़के के। जब वो जन्म ली थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, बीबीसी पे उनकी वीडियो है, यूट्यूब पे देख लेना। और जब वो लड़की जन्म ली तभी उसकी मदर एक्सपायर कर गई, उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, उसके पेरेंट्स ने उसे भगा दिया घर से। फिर वो लड़की स्लम एरिया में रहने लगी दिल्ली में। स्लम एरिया मतलब झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी में रहने लगी। वहां वो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाया करती थी, अकेले लड़की, वो भी हैंडीकैप्ड, आप समझ सकते हो। उसके बाद वो फिर इंटर कर लेती, वो ग्रेजुएशन के लिए डीयू में अप्लाई की, ग्रेजुएशन वहां से हो गया उसका। फिर वो जेएनयू में पीजी के लिए अप्लाई की, वहां से पीजी की। फिर जेएनयू से ही एक होता है ना इंटरनेशनल उनका, जैसे लिंग्विस्टिक आप रखोगे तो आपको अदर कंट्री से भी बहुत सारे सेमिनार होते हैं, उसमें जाना होता है। फिर उसने यूपीएससी फॉर्म फिल की, यूपीएससी पास आउट कर गई और उसे फुल फ्लेजेज वो आईएएस बन गई वो। तो अब आप सोचिए कि उनका क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा, क्या मजबूत इच्छा शक्ति होगी। हम लोगों को तो ईश्वर ने दो हाथ दो पैर स्वकुशल रखा है, कम से कम इसके लिए कम से कम हम लोगों को ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। कम से कम सही सलामत तो है नहीं। तो यदि मैं बता रहा हूं, यदि कोई आदमी की मजबूत इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो ना, तब भी आप सोसाइटी के लिए काम करेंगे। आपको 1000 प्रलोभन मिलेंगे, लाख प्रलोभन मिलेंगे, करोड़ों प्रलोभन मिलेंगे, आप कहेंगे नहीं यार। ठीक है, ये रियलिटी है, वास्तविकता है। नहीं तो फिर पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत होती नहीं सोसाइटी, मतलब लाइफ में, यदि आपने हमने कुछ किया नहीं सोसाइटी के लिए। और सब तो बाहरी दुनिया आडंबर ही तो है, मतलब चमक धमक ही तो है दुनिया में, और वास्तविकता कहाँ ही है कुछ। ठीक है, मैं कल एक स्टोरी देख रहा था, मुझे किसी ने बताया, बिहार सरकार में है वो मुझे बताया कि जी परवीन बॉबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी वो। जैसे मैंने कल ही सुना, क्योंकि मैं मूवी सब देखता नहीं। जैसे सदी का महानायक आप अमिताभ बच्चन को कहते हैं, कहा जाता है हमारे यहाँ, उसी तरीके से सदी का यानी एक्ट्रेस में यदि किसी को संज्ञा दी जाए तो वो थी परवीन बॉबी। इतनी बेहतरीन अदाकारा थी वो। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उनका मतलब काफी ग्लैमरस दुनिया में वो जिंदगी जी। बॉलीवुड को आज जो आप जो भी एक्ट्रेस को देख रहे हैं, जहां यदि एक्ट्रेस इतना ओपन होकर कुछ भी प्ले कर रही है, ठीक है, अपना रोल प्ले कर रही है, तो उसका क्रेडिट जाता है परवीन बॉबी को। क्योंकि काफी इंटेलेक्ट थी वो, काफी पढ़ी लिखी थी, एक मुस्लिम घराने में पैदा ली थी, तब इतना मॉडर्न थॉट उनका, आप समझ सकते हैं। लेकिन उनका जो अंत हुआ वो बड़ा दुखदाई हुआ, वो बहुत भयानक हुआ। जब आप देखेंगे तो आप सिहर जाएंगे। जुहू में उनकी डेथ 2 दिन पहले हुई थी, 2 दिन के बाद पुलिस वाले को भी पता चला। इवन उनके बगल वाले जो सोसाइटी के लोग थे, फ्लैट वाले, उनको पता चला, क्योंकि गेट पे वो दूध पेपर रखे रहते थे। तब वो बगल वाले सोसाइटी के ने उन्होंने पुलिस को बताया कि यार यहाँ से इनका पेपर नहीं उठ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये बता रहा था उस उदाहरण से कि वैसे बाकी दुनिया केवल चमक दमक की है, उसका एक दूसरा पक्ष जब आप देखेंगे तो वो कंप्लीट स्याह है। चमक दमक भरी दुनिया है किसी के जीवन में, आप देख लीजिए, लेकिन उसका जो बैक पहलू देखेंगे, उसका एक दूसरा पहलू देखेंगे। पहला पहलू हो गया किसी इंसान का कि काफी चमक दमक भरी जिंदगी जीता है, लेकिन उसके जब आप आंतरिक पक्ष को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितना इसका स्याह पक्ष है। इसका स्याह पक्ष समझ रहे हैं ना, यानी बैक ब्लैक है, पूरा का पूरा काला। वहीं यदि कोई आदमी औदात्य मूल्य को धारित करता, मानवीय मूल्य को जी रहा होता, ठीक है, तो उसके करोड़ों चाहने वाले होते हैं, लाखों चाहने वाले होते हैं।
ठीक है, जो कि वही इंसान की एक आइडेंटिटी कराती है वास्तविक दुनिया से। कलाम साहब को हमारी आपकी पीढ़ी क्या, आने वाली 50 पीढ़ियां नहीं भूलेगी, याद करेंगे। ठीक है, विवेकानंद को याद करेंगे लोग, लेकिन ये पूजा सिंघल, पूजा पाल, क्या नाम था इनका, पूजा सिंघल थी ना वो, झारखंड की, उनको कौन ही याद करेगा, नहीं करेगा याद। ठीक है, तो पैसा कमा लेना, एक बड़े पद पे पहुंच जाना बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितने वैल्यू को आप धारित कर रहे हैं, डिजर्व कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बताया कि यहाँ पे दृढ़ नैतिक सिद्धांतों की बात की गई है सत्यनिष्ठा में। ठीक है, और एक बात है, जैसे मान लीजिए हम ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मॉर्निंग आवर में चलेंगे, ट्रैफिक तब भी होता है, वो रेड सिग्नल होता है, लेकिन हम क्या देख रहे होते हैं कि अरे चलो कोई देख नहीं रहा है, पुलिस वाले नहीं है, तो हम ट्रैफिक जंप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन यदि कोई आदमी इंटीग्रिटी शो करेगा, ठीक है, तो वो वेट कर लेगा, कहेगा नहीं यार रेड लाइन है, भले कोई नहीं देख रहा है मुझे, पुलिस वाले नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को देख रहा हूं। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेसिकली इंटीग्रिटी, हम कितना शो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? लिखिए आगे, यानी दृढ़ नैतिक मानदंड रखना, मानदंड मतलब नॉर्म्स, दृढ़ नैतिक मानदंड रखना एवं उनको कमजोर नहीं होने देने, एवं उनको कमजोर नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित, दृढ़ संकल्पित होना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सत्यनिष्ठा को सत्यनिष्ठा को कार्यों, कौमा मूल्यों, कौमा पद्धतियों, पद्धतियों मतलब यहां है सिस्टम यानी प्रणालियों से, पद्धतियों, कौमा उपायों, कौमा सिद्धांतों, कौमा अपेक्षाओं, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, जो आपसे अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है, अपेक्षाओं एवं परिणामों के साथ सामंजस्य या संगतता, संगतता, संगतता समझते हैं ना, यानी मैच करना, नहीं समझे? संगतता मतलब वो तो गांव में कहावत है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। यहाँ पे है संगतता मतलब उसके साथ वो मैच कितना कर रहा है। वहीं संस्कृत में एक पंक्ति है कि संसारगात गुनाह दोषा भवन्ते, यानी संगति से गुण भी आते हैं और दोष भी आते हैं। यदि अबू बकर अल बगदादी के साथ संगति हो जाए आपकी, तो उनके जो भी गुण हैं वो भी आएंगे। गुण क्या है उनका, कि ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है वो बताएंगे आपको। ठीक है, दोष क्या है, कि दोष आपको बता देंगे कि किसी का सर तन से जुदा कर देने में कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। तो आप भी धीरे धीरे इंस्पायर्ड होने लगेंगे। मतलब मैंने एक नाम बताया अबू बकर अल बगदादी का, जैसे आर्मस्ट्रांग पामे के साथ संगति हो जाए तो वो आपको बताएगा कि जीवन का मूल्य यही है, जीवन का सार यही है। सार मतलब एसेंस, सार यही है कि मेरा जीवन दूसरों के काम आ जाए। ठीक है, यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जीवन का कोई औचित्य नहीं है। महल बना लेना, घर बना लेना, पैसे बना लेना, बच्चे पैदा कर लेना, ये तो एक पशु पक्षी भी करता है। फिर हम कहाँ ही
सर्वोत्तम योनि में जी रहे हैं। हिंदू धर्म कहता है कि मनुष्य का जो योनि है, कितनी लाख योनि कहता है? 84 लाख योनि में सर्वोत्तम योनि है आदमी का। लेकिन हम करते क्या है कि हम पूजा सिंघल बन रहे होते हैं। एक ही मोटिव है कि ग्रुप डी का रिजल्ट किसी तरीके से आ जाए तो 15-20 तो मिल जाएंगे। नहीं तो तब सर्वोत्तम योनि हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, बातें इस पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कहां तक लिखा आपने? संगतता की अवधारणा के रूप में, सामंजस्य या संगतता की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है यानी ये कह रहा है कि इंटीग्रिटी जो है, सत्यनिष्ठा जो है, आप जो भी वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, तो कोई भी कार्य करेंगे आप, तो उसमें मूल्य होंगे। ठीक है, आप उचित मूल्यों के साथ उस काम को करेंगे, उसमें आपके सिद्धांत होंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपके द्वारा किया गया कार्य सोसाइटी के लिए, यानी एक लार्ज इंटरेस्ट को वो कितना एक सर्व कर पा रहा है। ठीक है, एक बड़े हित को वो कितना प्रोटेक्ट कर पा रहा है, बड़े हित को कितना वो, बड़े हित के लिए कितना वो काम कर पा रहा है। ठीक है, कहने का और ये सब में कार्य होंगे। कार्य ऐसा कार्य होगा जो मूल्य से लैस होगा, युक्त होगा। ठीक है, वो किसी न किसी की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा। और ये सब में एक संगतता होनी चाहिए। और ऐसी जो एक अवधारणा है, परसेप्शन है, इसको इंटीग्रिटी के रूप में डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। ठीक है, यानी ऐसा कार्य नहीं हो कि हम केवल कर दिए हैं, अपना ड्यूटी कर दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अकाउंटेबिलिटी में मैं बताया था कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, यानी आप उसके लिए कंप्लीट जवाबदेह हैं, जो वो सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट पड़ा या नहीं। इम्पैक्ट मतलब पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मकता के रूप में। ठीक है, लिखिए सत्यनिष्ठा का आशय, पैरा चेंज करके लिखिएगा। सत्यनिष्ठा का आशय, आशय मतलब तात्पर्य, अर्थ। शब्द के अर्थ आप समझते जाएंगे ना तो आप एथिक्स समझ लेंगे अच्छे से। थोड़े से इसके टेक्निकल टर्म्स होते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सरल करके बताऊं, फिर भी पूछिएगा आप लोग। सत्यनिष्ठा का आशय सिद्धांतों का पालन करने से है, जैसे कि डैश दे के लिखिए। पहला पॉइंट वर्टिकली आ जाइए, वर्टिकली लिखिए, यानी ऐसे 1 2 3 करके। पहला, आचरण के आचरण यानी कैरेक्टर, आचरण के उचित तरीके का चयन, यानी हम जो भी आचरण करते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, पब्लिक सर्वेंट के रूप में नहीं, सिविल सर्वेंट के रूप में, आचरण के उचित तरीके का चयन, सेमी कॉलन लगा दीजिए ऐसे। फिर सेकेंड पॉइंट आइए, इसे सेमी कॉलन ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? नहीं जानते? सेमी कॉलन ही बोलते हैं ना, हाँ ठीक, ऐसे लगा दो। सेकेंड में आ जाओ, इस चयन के साथ, इस चयन के साथ निरंतर कार्य करना, इस चयन के साथ निरंतर कार्य करना, कौमा, यहां तक कि जब ऐसा करना असुविधाजनक, यहां तक कि जब ऐसा करना असुविधाजनक या अलाभकारी हो। या अलाभकारी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ना, अलाभकारी हो, कौमा, ऐसी स्थिति में भी,
आप लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। यहां भी सेमी कॉलन आप लगा देना, फिर लिख देना तथा। फिर आ जाइए थर्ड में, प्रत्यक्ष रूप से घोषित करना। थर्ड में, थर्ड, प्रत्यक्ष रूप से घोषित करना कि आपका मत क्या है।